साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा एथिक एजुटेक से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राज्य के गैर संवैधानिक संगठनों के बारे में। राज्य के गैर संवैधानिक संगठन वैसे संगठन है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है, वरन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद में संसद या विधानमंडल के विशेष कानूनों के अंतर्गत जिनका गठन किया गया है। ऐसे कौन कौन से हमारे राज्य में वैधानिक संगठन बने हुए हैं, स्टैचुअरी बॉडी बनी हुई है, कानूनी निकाय बने हुए हैं जिनको हम गैर संवैधानिक संगठन कह सकते हैं, वैधानिक निकाय कह सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनके बारे में फ्रेमिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली अध्याय 9 हमारे गैर संवैधानिक संगठनों में हमने प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तुति के बारे में हम बात करें, जैसा हम सब तरीके से बताते आए हैं कि अध्याय का उद्देश्य हमारे प्रत्येक अध्याय में दिया गया है और 4 आयामों से हमने इसकी विवेचना की है। ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या ज्ञान प्राप्त होगा, क्या समझ विकसित होगी, अपने दैनिक जीवन में आप किस प्रकार से इसको अप्लाई कर सकेंगे और अपने भावी जीवन में या प्रशासनिक, राजनीतिक या शैक्षणिक जीवन में किस प्रकार से इनका उल्लेख करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है साथियों। इसके बाद में हमने पृष्ठभूमि की बात की है, इसमें बैकग्राउंड्स में गए हैं। बैकग्राउंड्स में हमने ये बात की है कि संवैधानिक संगठन क्या होते हैं और गैर संवैधानिक क्या होते हैं साथियों। गैर संवैधानिक क्या होते हैं? अब गैर संवैधानिक में हम बात करें कि कानूनी संगठन क्या होते हैं और गैर कानूनी संगठन क्या होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की बात की है। गैर कानूनी संगठन क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करें। इसके अलावा हमने इसमें बताया गया है कि गैर संवैधानिक संगठन में किसी विशेष कानून के अंतर्गत, चाहे वो संसद ने बनाया हो, चाहे विधानमंडल ने बनाया हो, इसके बारे में उल्लेख हुआ है। गैर कानूनी को हम गैर कानूनी नहीं कह सकते। बेसिकली ये एक तरीके से कार्यकारी आदेश से निर्मित संगठन है। कार्यकारी आदेश से निर्मित संगठन। तो कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में हमने बात की है। अब इन संगठनों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि लोकायुक्त व्यवस्था हमारे वैधानिक संगठन में है, किसी विशेष कानून के अंतर्गत जिनका गठन किया गया है। लोकायुक्त के बाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग है। स्टेट वीमन कमीशन, राज्य महिला आयोग है। आपके स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन, SCPRC है आपका। इसके अलावा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो राज्य सूचना आयोग है, ये आपका उल्लेख है। इसके अलावा आपका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, स्टेट वेलफेयर बोर्ड है, समाज कल्याण बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड है। और इसके अलावा कुछ आयोग भी हैं हमारे, जैसे रैट है, आपके SLSA सालसा है जिसको हम कहते हैं स्टेचुरी लीगल अथॉरिटी। AG है आपका, AG के बाद में हम बात करें कि कुछ SC ST OBC EWS के आयोगों का भी हमने उल्लेख किया है। ये हमारे कुछ विशेष कानूनों के अंतर्गत इनका गठन किया गया है जिनके बारे में हमने उल्लेख किया है। इसके अलावा हम बात करें सबसे पहले लोकायुक्त प्रणाली के बारे में कि हमने जो लोकायुक्त प्रणाली है वो राज्य में लोकायुक्त का उल्लेख किस प्रकार से किया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमने रखा है। जब आप हमारी किताब पढ़ें तो किताब पढ़ने के बाद में आपको लगना चाहिए कि हमें लोकायुक्त व्यवस्था को कैसे पढ़ना है। साथियों, लोकायुक्त व्यवस्था का उल्लेख हमने 2 तरीके से किया है। पहला तरीका तो ये है हमारा कि पृष्ठभूमि हमने बताई है साथियों। पृष्ठभूमि में वैश्विक आयाम बताएं कि ये लोकायुक्त व्यवस्था कहाँ से आई है, फिर भारत की संसद ने लोकपाल के लिए क्या क्या प्रयास किए, और फिर राज्य के अन्य राज्यों के विधायिकाओं ने लोकायुक्त के गठन के लिए क्या प्रयास किए हैं, और राजस्थान में लोकायुक्त कानून जो 1973 का है वो किस प्रकार से बनकर आया है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है साथियों। अब हम बात करें कि लोकायुक्त का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से लोकायुक्त होते हैं, उप लोकायुक्त की क्या स्थिति है, फिर इनकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति के बाद में हमने कार्यकाल की बात की है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको वेतन भत्ते क्या मिलते हैं, ये त्याग पत्र
किसको सौंपते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है। हटाने की प्रक्रिया हमने बताई है, हटाने की प्रक्रिया भी हमने इसमें बताया कि इनको किस आधार पे हटाया जा सकता है, इनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये किन किन अधिकारियों के विरुद्ध, किन किन राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। और इनकी जांच प्रक्रिया क्या है, जांच प्रक्रिया में हमने बताया क्या है, और इसकी भूमिका का उल्लेख हमने किया है कार्य और शक्तियों के बाद में कि ये नख दंत शिखा विहीन क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। साथ में कुछ स्पेशल तालिकाओं का उल्लेख किया है साथियों। तालिका तो हमने लोकायुक्त कौन कौन से हैं, लोकायुक्त अभी तक आईडी दुआ से प्रताप कृष्ण लोहारू तक, लोहारा तक का उल्लेख हमने इसमें तालिका में किया है। साथ में हमने लोकायुक्त और लोकापाल में, लोकायुक्त तथा लोकपाल में अंतर बताया है साथियों। लोकपाल में अंतर हमने प्रकट किया है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें अंतर किया है। ये लोकायुक्त के बारे में व्यवस्थाएं थी जिसको हमने बताने का प्रयास किया है। लोकायुक्त के बाद में हम बात करें साथियों, लोकायुक्त के बाद में राज्य महिला आयोग के बारे में हम बात करें तो राज्य महिला आयोग में क्या कहा है। बेसिकली मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि जो जिस ढर्रे से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस ढर्रे से दूर रहकर, उस ढर्रे से अलग जाकर आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज का जो सफलता मिलनी है प्रतियोगी परीक्षाओं में वो ऐसे ही नहीं मिलती। तो आपको किस आधार पे करना है, किताब हमारी आप लाइए मत लाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राज्य महिला आयोग में भी हमने बात की है इसी प्रकार की व्यवस्थाओं से, कि इस व्यवस्थाओं में हमने बताया है कि राज्य महिला आयोग को इसी में परिचय में रखा है कि राज्य महिला आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हमने बात की है इसमें परिचय के बाद में इसके गठन कौन से कानून से हुआ है, SWC कानून बनाया है या फिर CWC कानून बना है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको वेतन भत्ते कितने दिए जाते हैं, इनको हटाया कैसे जाता है, क्या सरकार नई आती है तब हटा देते हैं या एक निश्चित कार्यकाल होता है, इन सब चीज़ों की बात की है। इनकी कार्य क्या है, इनको शक्तियां क्या दी गई है, क्वासी जुडिशियल शक्तियां, इनका उद्देश्य क्या है महिला आयोग के गठन का, ये सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है। और साथ में इसका आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण किया है भूमिका में, हमने इसकी भूमिका में बताया है। भूमिका में दो आधारों पे किया है, एक तो गठन के आधार पे और एक आपके शक्तियां जो इनको मिली हुई है इसके आधार पर इसका आलोचनात्मक परीक्षण हमने किया है। साथ में इसमें दो तालिकाएं हमने स्पष्ट रूप से दी है। तालिकाओं में हमने क्या दिया है साथियों, तालिकाओं में हमने बताया है आपको राज्य महिला आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष की सूची हमने दी है, अध्यक्ष व सदस्यों की सूची हमने प्रस्तुत की है। इसमें अब तक कौन कौन से अध्यक्ष और सदस्य बने हैं जिनके बारे में हमने बात की है। बेसिकली आयोग में, राज्य महिला आयोग में कांता कथूरिया, कांता कथूरिया से लेकर जो 99 में बनी थी, और मोहतरमा रेहाना रियाज चिश्ती तक हमने उल्लेख किया है। साथ में हमने एक तालिका बनाई है CWC सेंट्रल वीमेन कमीशन और SWC स्टेट वीमेन कमीशन में अंतर हमने बड़े सरलता के साथ में प्रस्तुत किया है ताकि आप दोनों में बेसिक डिफरेंस कर सके। ये हमारा था राज्य महिला आयोग के संबंध में। राज्य महिला आयोग के बाद में हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में साथियों, ये राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का जो हमने गठन किया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के संबंध में। ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने क्या बात कही है, इसमें हमने वही पृष्ठभूमि में गए हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये पृष्ठभूमि भी हमने 3 आधारों पर अभिव्यक्त की है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार आयोग की क्या भूमिका रही, भारत के स्तर पर क्या रही और राजस्थान के स्तर पर क्या रही है। इसके आधार पर हमने इसके गठन के बारे में उल्लेख किया है। गठन जैसा कि हम सब बताते आए कि गठन में हमने आपके
नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल के बारे में, हटाने की प्रक्रिया के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में, इनको शपथ के बारे में, इन सब के बारे में हमने उल्लेख किया है। इनके कार्य व शक्तियाँ हमने बताई है, कार्य व शक्तियाँ। इस कार्य व शक्तियों के आधार पे हमने इसका भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण किया है। साथ में दो तालिकाएं जो दी है हमने, स्पेशल तालिका, इसमें वही तालिका है बेसिकली। एक तो SHRC के अध्यक्ष हैं हमारे, और सदस्यों का उल्लेख हमने किया है इसमें। अध्यक्ष की हम बात करें कि कांता भटनागर से जो अभी गंगाराम मूलचंदानी साहब SHRC के चेयरमैन बनाए गए हैं, गंगाराम मूलचंदानी तक का विश्लेषण किया है। तालिका नहीं दी हमने, विश्लेषण किया है साथियों, इनका खुद के शब्दों में किया है। साथ में हमने SHRC तथा NHRC में डिफरेंस बताया कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये कामकाज करते हैं, इन सब का उल्लेख हमने किया है। तो ये था हमारा राज्य मानवाधिकार के बारे में। और राज्य मानवाधिकार के बाद में हम बात करें साथियों राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करें। राज्य सूचना आयोग, ये राज्य सूचना आयोग की स्थिति भी RTI एक्ट 2005 के बाद आई है। तो RTI एक्ट के बाद में जो स्थिति बनी है वही बातें, वही सारी बातें हैं, परिचय है इसमें गठन है, इसमें कार्य व शक्तियां हैं। कार्य व शक्तियों के बाद में हमने तालिका में, स्पेशली तालिका में हमने वह विवेचना की है। तालिका में आपके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं, इनका विश्लेषण किया है। आपके MD कोरानी साहब से अभी हाल ही में ML लाठर साहब, मोहनलाल लाठर साहब जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उनका उल्लेख हमने किया है। साथ में जो इनके साथ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, और अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं आपके टीकाराम शर्मा साहब हो, चाहे महेंद्र पारक साहब हो, इनका भी इसमें उल्लेख हमने किया है। साथ में SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है इसमें। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बाद में साथियों हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख हुआ है। इसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो सब लोग जानते हैं कि NCRPC एक्ट 2005 के अंतर्गत राजस्थान में 2007 में SCRPC का गठन किया गया। इसके कौन अध्यक्ष हैं, पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, कैसे नियुक्ति होती है, क्या काम करता है, आप अभी तक इसने क्या काम किया, इसकी भूमिकाएं क्या रही है, इसके बारे में हमने बात की है। राज्य बाल अधिकार के बाद में हमने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बात की है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की दास्तां यूं कहें कि 1978 के बाद में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 के अंतर्गत 2001 में जो राजस्थान में SMC गठित हुआ है, उस SMC का गठन कैसे होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी भूमिका क्या है, क्या अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम रहा है कि नहीं है, इसके बारे में विवेचन किया है। फिर हमने राज्य समाज कल्याण बोर्ड की बात की है साथियों। राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक्ट 1956 के अंतर्गत गठित किया गया, बाद में उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। इसके अलावा जो हमारा फोकस यदि कोई कार्मिक अनुशासनात्मक मामलों में कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में न जाए, उसके लिए हमने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया है। ये ट्रिब्यूनल है आपका 1976 का एक्ट है, कैट एक्ट, उसके अंतर्गत राज्यों में रैट का गठन किया है, राजस्थान में हाईकोर्ट की बेंच में। इसका उल्लेख हमने किया है, रैट के चेयरमैन कौन होते हैं, किस प्रकार से कामकाज करता है, इसने अभी तक क्या किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने रैट में उल्लेख किया है। साथ में हम बात करेंगे बेसिकली सालसा के बारे में। सालसा क्या है, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके चीफ जस्टिस राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अलग होता है। ये सालसा एक्ट है, बेसिकल नालसा एक्ट है आपका,
नालसा एक्ट 1987 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, लोक अदालतें कैसे लगाते हैं, निःशुल्क न्याय देने का कामकाज कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने एजी एडवोकेट वो अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का भी उल्लेख इसमें किया है। इसके अलावा हमने एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, दिव्यांग के लिए स्पेशल कमीशन गठित हुए हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। इन सब का उल्लेख इस चैप्टर में किया है और कानूनों के आधार पर इसमें हमने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमारा अध्याय सार, मतलब आप जब इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो एक अध्याय सार दिया गया है, चलते चलते पढ़ ले रे छोरे, उसके आधार पे हमने ये व्यवस्थाएं की है। फिर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ये हमारे खुद के प्रामाणिक हैं, मानक हैं और बड़े सरल ढंग से हमने बात की गई है। फिर आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं, इन वर्णनात्मक प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। तो ये था हमारे राज्य के गैर संवैधानिक संगठनों के बारे में। कैसा लगा आपको ये हमारा चैप्टर, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिक एजुटेक।